हेलो स्टूडेंट्स, मैं गोपाल कुमावत क्वालिटी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। पिछले पार्ट में हमने भारतीय संविधान का परिचय और उसके सभी भागों का क्रमवार अध्ययन किया था। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम आपको यह पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन जब संविधान बनकर तैयार हुआ तब इसमें केवल 8 अनुसूचियां थी। इसके बाद समय-समय पर संविधान संशोधन द्वारा नई अनुसूचियां जोड़ी गई और जिससे वर्तमान में कितनी हो गई इनकी संख्या 12। तो अनुसूचियां क्या होती है? अनुसूचियां वह होती है जो वह संविधान के मुख्य भागों में उल्लिखित प्रावधानों के लिए अतिरिक्त सारणीबद्ध जानकारी प्रदान करती है। तो सबसे पहले अनुसूची की बात करें तो इसमें है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्राधिकार। तो आपको यह पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान जब बन रहा था तो इसमें राज्यों को 3 भागों में बांटा गया था, जो थे भाग क, भाग ख और भाग ग। ठीक है। तो भाग क में कौन से राज्य थे? ब्रिटिश भारत के गवर्नर प्रांत, मतलब वे प्रांत जो ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे और जहां पर गवर्नर का शासन था। भाग ख में थे वे रियासतें थी जो जिन्हें एक संघ में एकीकृत किया गया था। और भाग ग में मुख्य आयुक्त मतलब कमिश्नर वाले प्रांत और कुछ रियासतें ये थी, इनमें शामिल थे। अगर आपको इनकी कंप्लीट लिस्ट चाहिए तो इस पीडीएफ के आखिर में आपको लिस्ट भी प्रदान की गई है, तो आप वहां से आप पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद बात करें तो इन्हें क्या किया गया था कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद ये जो वर्गीकरण किया गया था इसे समाप्त कर दिया गया और वर्तमान में इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब आगे दूसरी अनुसूची पर चलते हैं। तो दूसरी अनुसूची में आपको मुख्य पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और क्षेत्राधिकार की बात की गई है, जिसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश और जो राज्य विधानमंडल के जो सदस्य वगैरह हैं उन सबकी वेतन भत्तों की बात की गई है। तीसरी अनुसूची की बात की जाए तो तीसरी अनुसूची है शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है, जिसमें केंद्रीय मंत्री, संसद संसद सदस्यों की बात की गई है, न्यायाधीश और राज्य विधानमंडल के जो सदस्य हैं इन सभी के शपथ की प्रारूप की बात की गई, इसमें प्रारूप दिया गया है। और अगर इसमें आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में इनमें 3 अपवाद के रूप में भी शामिल है, जो कौन है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। अपवाद का मतलब ये है कि ये जो 3 राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल है, इनकी शपथ का प्रारूप मूल संविधान में ही दिया गया है। तो आपको अनुच्छेद अगर याद होगा तो आपको पता है कि राष्ट्रपति का जो शपथ का प्रारूप है वो अनुच्छेद 60 में है। उपराष्ट्रपति की जो शपथ का प्रारूप है वो अनुच्छेद 69 में है, 69 में। और राज्यपाल के जो शपथ का प्रारूप है वो आपके अनुच्छेद 159 अर्थात 159 अनुच्छेद में है। ठीक है। अब चौथी अनुसूची पे चलते हैं। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर किया गया है। ये आपकी चौथी अनुसूची हो गई। पांचवी अनुसूची की बात करें तो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान जो है वो आपके पांचवी अनुसूची में किया गया है। उसके बाद बात की जाए तो छठवीं अनुसूची। तो आपके जो पांचवी अनुसूची है उसमें जो क्षेत्र शामिल है, अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात की गई है। तो छठी अनुसूची में भी यही बात की गई, लेकिन इसमें राज्यों को स्पेसिफाई कर दिया गया, मतलब कौन कौन से राज्य इस सूची में शामिल होंगे। तो छठी अनुसूची में है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो आपके 4 राज्य हैं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधित, इनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। उसके बाद आपकी बात की जाए तो सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची जो है वो संघ संघ का मतलब केंद्र सरकार और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन की बात की गई है, जिसमें जो सूचियां होती है मतलब विषय, कानून किस पे कानून बनाया जा सकता है उन विषयों की बात की गई है। तो उसमें विषयों को 3 भागों में बांटा गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में वे विषय शामिल है जिसमें केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची में वे विषय शामिल है जिसमें केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है। और समवर्ती सूची में वे विषय शामिल है जिनमें राज्य सरकार व केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है, लेकिन अगर डिस्प्यूट होता है, कोई विवाद होता है, तो केंद्र सरकार का जो बनाया गया कानून है वो उसको सर्वोपरि माना जाएगा। और इसके बाद बात की जाए तो इसमें कुछ अवशिष्ट विषय भी है। अवशिष्ट विषय वे विषय होते हैं तो उन पर कानून बनने की शक्ति है वो संघ सरकार के पास दी गई है। ठीक है। अब आठवीं अनुसूची की बात करें तो आठवीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की बात की गई है। तो आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि मूल संविधान में केवल 14 ही भाषाएं शामिल की गई थी और बाद में संविधान संशोधन के द्वारा और नई भाषाएं ऐड की गई, जिसमें सबसे पहले जो भाषा ऐड की गई थी वो थी संधि सिंधी। और जो सिंधी है ये 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ी गई। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मैंने इसे ट्रिक से भी याद किया था। नमक, इसके ट्रिक का नाम है नमक। नमक से क्या होता है? न से नेपाली,
म से मणिपुरी और क से कोंकणी। और 52वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषाएं और जोड़ी गई, जिसमें संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी। इसे भी आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, बीड़ी माचिस। बी से बोडो, ड से डोगरी, म से मैथिली और स से संथाली। ये आपके 4 भाषाएं जो है आखिरी में 92 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, जिससे कुल मिलाकर अभी वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हो गई है। अब 9वीं अनुसूची की बात करें तो कुछ अधिनियमों और विधि विधि विनियमों का विधि मान्यकरण किया गया है। 9वीं अनुसूची में डीपीएसपी डीपीएसपी मतलब होता है राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, जो भाग 4 में है, उनको क्रियान्वित करने हेतु अथवा लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करने के लिए इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इसमें क्या प्रावधान है? इसमें प्रावधान यह है कि भूमि सुधार कानून, मतलब राज्य जो है, राज्य सरकारें भूमि सुधार संबंधी कानून बनाती है तथा संपत्ति अधिग्रहण संबंधी विधियों का उल्लेख करती है, यह बनाती है। तो उनको विवादों से रोकने के लिए सरकार अगर कोई डेवलपमेंट का काम करना चाहती है, तो उनको उनके खिलाफ कोई अड़चन ना आए, उनके कार्य में कोई किसी प्रकार की बाधा ना आए, तो उसके लिए ये कानून बनाए जाते हैं। और इन कानूनों को बनाकर 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है। तो 9वीं अनुसूची में डाल दिए जाने के बाद में क्या होता है, उन कानून से संबंधित कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उन पर कोई सुनवाई नहीं होती। भारतीय संविधान में एक बड़ा केस हुआ था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो कि 1973 में हुआ था। इस इस केस का जो आपके परिणाम आया, आपके जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, उसमें यह निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1973 से पूर्व की विधियों को चुनौती नहीं दी जा सकती है। मतलब जिस दिन निर्णय आया, उस दिन की डेट को आपको लैंडमार्क बना दिया गया और उसमें यह निर्णय दिया गया कि 24 अप्रैल 1973 से पहले अगर कोई कानून बनाया गया था भूमि अधिग्रहण से संबंधित और संपत्ति अधिग्रहण संबंधित, तो उनको चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन और उसके बाद की तिथि, मतलब 24 अप्रैल के बाद की जो तिथि है, उन पर न्यायिक समीक्षा भी की जा सकती है और उनके खिलाफ आपके अपील भी की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। अब 10वीं अनुसूची, अगली अनुसूची कौन सी है? 10वीं अनुसूची, जो दल बदल से संबंधित, अयोग्यता से संबंधित है। और इसमें इसे 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था, जो इस समय राजीव गांधी जी की सरकार थी। तो आपको इसमें क्या प्रावधान किया गया है कि एक तिहाई से कम सदस्य दूसरे दल में चले जाते हैं, मतलब किसी दल के एक तिहाई जो सदस्य है वो दूसरे दल में चले जाते हैं, तो इसे दल बदल माना जाएगा। ठीक है, और उसे दल बदल के आधार पर उन सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन अगर एक तिहाई से अधिक सदस्य दूसरे दल में जाते हैं, तो उसको दल बदल नहीं माना जाएगा, उसे दल का विलय माना जाएगा। मतलब एक दल का दूसरे दल में विलय हो गया, अगर एक तिहाई से ज्यादा सदस्य दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं। अब इसमें क्या हुआ कि एक संशोधन हो रहा, 91वां संविधान संशोधन 2003। इसके द्वारा क्या किया गया कि एक तिहाई की जगह आपके कर दिया गया दो तिहाई, एक तिहाई की जगह दो तिहाई कर दिया गया। अब आगे बात की जाए तो 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची जो है वो 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी। इसमें क्या प्रावधान है? पंचायतों को शक्तियां दी गई है, अधिकार और उत्तरदायित्व दिए गए हैं। तो इसमें पंचायतों को कार्य करने के लिए 29 विषय सौंपे गए हैं। कितने विषय सौंपे गए? 29 विषय, जिन पर पंचायतें अपने कार्य और अपने अधिकारों का उपयोग कर सकती है, और कर वगैरह भी इसमें लगाने का प्रावधान इसमें किया गया है। 12वीं अनुसूची और आखिरी अनुसूची की बात की जाए तो ये 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ी गई। इसमें 18 विषय है और इन 18 विषयों के द्वारा नगर पालिका को शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्व पंचायतों के अनुसार ही इन्हें भी प्रदान किए गए हैं, जो कि नगरीय क्षेत्र में आपके होते हैं। और ये आपके आज की क्लास आपको कैसे लगी, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भारतीय संविधान के अगले जो टॉपिक है, आपको किस विषय पर पढ़ना है, यह भी आप जरूर बताएं। और आपको मैंने यह बात की थी कि जो आपको अगर जो भाग क ख ग जो राज्य थे, इनमें कौन कौन से थे, तो अगर आपको पढ़ना है तो ये हमारी पीडीएफ है। इसे पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल क्वालिटी क्लासेस जीएस लिखकर सर्च करेंगे तो टेलीग्राम में आपको हमारे इसी लोगों का चैनल मिल जाएगा। आप उससे वहां पर से ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर आपको ये पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।